दोस्तों, आंध्र प्रदेश में बनने वाला सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट आज के टाइम एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। जिस प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता, इलेक्ट्रिसिटी मिलती और सबसे बड़ी बात साफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता, ऐसे प्रोजेक्ट को बैड प्लानिंग और पॉलिटिक्स ने रोक के रखा है। जब से यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक आंध्र प्रदेश में 5 चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं और आज के टाइम चंद्रबाबू नायडू जी छठे चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू जी वो चीफ मिनिस्टर होंगे जिनके टेन्योर के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा? हालात को देख के तो यही लगता है कि शायद इस बार चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार के अंडर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा सच में हो पाएगा? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो सिर्फ पॉलिटिकल या फिर फाइनेंशियल नहीं थी बल्कि टेक्निकल भी थी, जिसको मैं आगे विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ में उस व्हाइट पेपर के ऊपर भी थोड़ी बात होगी जिसको आंध्र प्रदेश की नई सरकार ने रिलीज किया है, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें निकल के सामने आई हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में है जो एक राज्य की इकोनॉमी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है बनने के बाद। इस वीडियो में हम 3 चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। पहला ये कि इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या रही है और ये कैसे आंध्र प्रदेश की किस्मत चेंज कर सकता है। दूसरी, करंट स्टेटस क्या है इस प्रोजेक्ट का और इसको बिल्ड करने में क्या क्या दिक्कतें आई हैं अभी तक, वो चाहे पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो या फिर टेक्निकल हो। लास्ट में हम उस व्हाइट पेपर पे बात करेंगे जिसको आंध्र प्रदेश की सरकार ने जारी किया है। इसके बाद हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था, यानी 2004 में। बट इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल पहली बार 1941 में रखा गया था बाय मद्रास प्रेसिडेंसी। जो आज का मॉडर्न आंध्र प्रदेश है, ऑलमोस्ट उतना ही एरिया मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर था। इस प्रोजेक्ट का स्केल बहुत बड़ा था और इतने बड़े प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते ब्रिटिश एम्पायर को। जो सिचुएशन थी उस टाइम ब्रिटिश इंडिया की, वो ठीक नहीं थी, क्योंकि यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पे आ चुका था और इंडिया में आजादी की लड़ाई भी तेज हो गई थी। इसके अलावा इतने बड़े डैम को बिल्ड करने में जो टेक्निकल डिफिकल्टी आती, उस डिफिकल्टी को कैसे पार किया जाता, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। इन्हीं सब रीजन की वजह से इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर इतने बड़े प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं थी। 1947 में इंडिया को आजादी मिलती है और आजादी के कई सालों बाद भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन फिर टाइम आता है 2004-5 का। उस टाइम के अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के सीएम YS राजशेखरा रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया अंडर जलायज्ञनम स्कीम। जलायज्ञना स्कीम उस टाइम राजशेखरा रेड्डी का एक एम्बिशियस इरिगेशन स्कीम था, जिसका एम था पूरे आंध्र प्रदेश में इरिगेशन की समस्या को खत्म करना और साफ ड्रिंकिंग वाटर को लोगों के घरों तक पहुंचाना। इस स्कीम को सक्सेस होने के लिए पोलावरम प्रोजेक्ट का बिल्ड होना बहुत जरूरी था, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को 1947 के बाद रिवाइव किया जाता है। वैसे आज के टाइम हम इसको पोलावरम प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन उस टाइम इस प्रोजेक्ट का नाम इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट रखा गया था। ये प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पे बिल्ड किया जाता, जिसको आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट नदी माना जा सकता है कृष्णा रिवर के बाद। इस प्रोजेक्ट में 2 केनाल का प्रपोजल था। एक केनाल नदी के लेफ्ट साइड की ओर बिल्ड किया जाता और दूसरा केनाल नदी के राइट साइड की ओर। नदी के इस एरिया में मेन डैम का निर्माण होता और एक पावर प्लांट का भी। इसके अलावा पानी के फ्लो को मैनेज करने के लिए एक अप्रोच कैनाल का भी निर्माण किया जाता। 2004-5 में प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद यह प्रोजेक्ट बहुत स्लो पेस में आगे बढ़ रहा था। फिर आता 2014 का टाइम। ये वो टाइम था जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा होता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फरवरी 2014 को इंडियन पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 पास होता है। इस एक्ट के पास होने के बाद पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आती है, क्योंकि उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट ने जाते जाते इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया था। इसका मतलब अब इस प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब 2014 में ही आंध्र प्रदेश के नए सीएम बनते हैं चंद्रबाबू नायडू, तो वो इस प्रोजेक्ट को एक नई गति प्रदान करते हैं। ये प्रोजेक्ट पोलावरम विलेज के पास ही बन रहा था, तो सीबीएन ने इस प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके पोलावरम प्रोजेक्ट रख दिया। 2013 में जिस कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया गया था प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, उसको हटाकर 2017 में एपी की सरकार नवयुगा इंजीनियरिंग को प्रोजेक्ट को आगे बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। सीबीएन के टाइम ही डायफ्राम वॉल को बिल्ड कर लिया गया। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी।
डायाफ्राम वॉल एक ऐसी वॉल होती है जो फाउंडेशन बेस की तरह काम करती है मेन स्ट्रक्चर के लिए। हालांकि कोफर डैम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, जबकि टेक्निकली देखा जाए तो कोफर डैम को पहले बिल्ड किया जाना था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो चीज आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। इसके बाद 2019 का टाइम आता है, इलेक्शन कंप्लीट होते हैं और सीपीएम की पार्टी ये चुनाव हार जाती है और आंध्र प्रदेश के नए सीएम बनते हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अब इन्होंने आते ही सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के मेन कॉन्ट्रैक्टर को हटा दिया, जिसको 2014 में अवार्ड किया गया था बाय चंद्रबाबू नायडू। जगन मोहन रेड्डी ने नवयुगा इंजीनियरिंग को हटाकर मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को चेंज करने का मेन रीजन बताया गया कि पिछली सरकार यानी सीबीएन की सरकार ने नियमों का पालन नहीं किया था नवयुगा इंजीनियरिंग को कॉन्ट्रैक्ट देने में। अब इसमें क्या क्या नियम थे और कैसे इसका पालन नहीं किया गया, इस पे कोई डिटेल जानकारी नहीं दी गई। बट मेघा इंजीनियरिंग को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, इसके पीछे का भी रीजन नहीं बताया गया। जब मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट देखी तो उसमें मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड एक बड़ी डोनर कंपनी निकल के सामने आई, जिन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस और टीडीपी के अलावा वाईएसआरसीपी को भी डोनेट किया था, जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। शायद यहाँ इस वजह से मेघा इंजीनियरिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। अब इसके पीछे कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। वेल, यहाँ जो भी बात हो, लेकिन इन सब की वजह से ये प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। सबसे बड़ी दिक्कत थी फंड की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। जब जगन रेड्डी की सरकार फंड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि पोलावरम के लिए 2013-14 के प्राइस लेवल पे ही फंड को अलोकेट किया जाएगा, जो कि 29,027 करोड़ के लगभग था। वहीं पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी 2017-18 के प्राइस लेवल पे इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का एस्टिमेशन 47,725 करोड़ रुपए लगाती है। इसके बाद कई सारी मीटिंग्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फंड के लिए, बट फाइनली बात बनती है 2023 में, जब जल शक्ति मिनिस्ट्री 2017-18 के प्राइस लेवल पे फंड को अप्रूव कर देती है। अगर आज के टाइम ओवरऑल प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 50% ही काम पूरा हो पाया है। जो मेन डैम है इस प्रोजेक्ट का वो अभी तक नहीं बन पाया। जो ये इतना लंबा डिले देखने को मिला हमें, इसकी वजह से जो इस प्रोजेक्ट का बजट था वो भी कई गुना बढ़ चुका था। 2004-05 में इसका बजट 10,000 करोड़ रुपए के लगभग एस्टिमेट किया गया था और आज के टाइम इसका बजट 55,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। अगर ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाता है 2026 तक, जो कि एक नई डेडलाइन दी गई है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर भी हम मान सकते हैं कि हाँ, 55,000 करोड़ रुपए खर्च करना इस प्रोजेक्ट के लिए वर्थ इट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट होने वाला है आंध्र प्रदेश को, वो इस खर्चे से कई गुना ज्यादा होगा। इस प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट 2.9 मिलियन एकड़ की जमीन को इरिगेशन के लिए वाटर की सप्लाई मिलेगी। ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोगों को ड्रिंकिंग के लिए फ्रेश वाटर मिलेगा। ड्रिंकिंग और इरिगेशन के अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ वाटर की जरूरत पड़ती है, जिसको ये प्रोजेक्ट पूरा करने वाला है। इससे आंध्र प्रदेश का ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा। डैम के बनने और कैनाल के बनने से जो फ्लड की समस्या बनती है उसको भी कम किया जा सकता है। इनफैक्ट इससे पूरी तरह से कंट्रोल भी किया जाएगा। जो भी अभी फ्लड से इकोनॉमी का नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो इससे बहुत से नए नए रोजगार भी जनरेट होंगे। एक और बात, जो डैम बनाया जाएगा उससे लगभग 960 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो यहाँ एक प्रोजेक्ट से कई सारी समस्याएं बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। इसलिए सरकार की कोशिश रहेगी कि इसका वर्क जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए, ताकि इसका बेनिफिट लोगों को और आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी को मिल सके। बट ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के डिले होने में सिर्फ पॉलिटिकल या फाइनेंशियल रीजन ही नहीं थे, बल्कि कुछ टेक्निकल रीजन भी हमारे सामने हैं। अब उनको सुधारे बिना इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो चलिए देखते हैं टेक्निकल चैलेंजेस क्या है इस प्रोजेक्ट में और गलती कहाँ हुई। दोस्तों, जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो उससे फाइनेंशियल बर्डन तो बढ़ता ही है कॉस्ट ओवररन की वजह से। इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ होता है वो भी टाइम के साथ डैमेज होने लगता है। जैसे डायाफ्राम वॉल का निर्माण हुआ था जो कोर की तरह काम करता मेन डैम के लिए। वो डायाफ्राम वॉल 2019 के फ्लड में बह गया। ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये पिक्चर यही स्टोरी दर्शाती है। ये पिक्चर हमारी नाकामी को भी दिखाती है। और इसी डायाफ्राम वॉल को बनाने में सरकार ने 442 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी इतने सारे पैसे फ्लड में बह गए। अब ये कैसे हुआ उसके पीछे का रीजन मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी जो खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार एक नया डायाफ्राम वॉल बिल्ड किया जाएगा, ठीक इसी टूटे डायाफ्राम वॉल के पैरेलल में। इस नए डायाफ्राम वॉल को बिल्ड करने के लिए ऑलमोस्ट 990 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। अब यहाँ इस डायाफ्राम वॉल को रिपेयर करना है या फिर एक नया स्ट्रक्चर बनाना है, इसका फैसला लेना भी बाकी है। इस मामले में पोलावरम प्रोजेक्ट के इंजीनियर के नरसिम्हा मूर्ति का कहना है, अगर हम फ्लड में तबाह हुए डायाफ्राम वॉल को रिपेयर करते हैं तो ये एक सेफ्टी इशू
इशू बना रहेगा, इसीलिए एक नया डायफ्राम वॉल बनाना ज्यादा सही रहेगा। जो मेन डैम है उसका काम अब तभी स्टार्ट हो सकता है जब इस डायफ्राम वॉल को बिल्ड कर लिया जाए। डायफ्राम वॉल के अलावा 2023 के फ्लड ने 2 कोफर डैम को भी डैमेज कर दिया था। डैमेज से पानी का लीकेज हुआ और रिवर बेड पानी से भर गया जहां पर डैम का निर्माण होना था। उसी साल इंजीनियर्स ने हैवी ड्यूटी पंप्स को इंस्टॉल किया था ताकि पानी को निकाला जा सके। नारायण रेड्डी जो चीफ इंजीनियर है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के, उनका कहना है इस टाइम बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इस प्रोजेक्ट की। बिना किसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर के प्रोजेक्ट के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको इंस्टॉल किया गया। रेड्डी ने यहाँ एक की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि टेक्निकली कोफर डैम का पहले निर्माण किया जाता है, फिर डायफ्राम वॉल का निर्माण होता है, लेकिन इस केस में बिना कोफर डैम को बिल्ड किए ही डायफ्राम वॉल का निर्माण किया गया। कोफर डैम का काम होता है मेन डैम जहाँ पे बिल्ड होना है वहाँ पे पानी को आने से रोकना। बेसिकली ये एक ड्राई रिवर बेड को तैयार करने का काम करता है, लेकिन यह कोफर डैम का निर्माण ही इसके बाद ही स्टार्ट हुआ और इसी वजह से जब फ्लड आया तो बिना किसी प्रोटेक्शन के डायफ्राम वॉल पानी के साथ बह गया। अभी जो मैंने टेक्निकल इश्यूज बताए, जो गलतियां हुई पिछले सरकारों से, उसको समझने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस और कनाडा से इरिगेशन एक्सपर्ट्स की टीम को इनवाइट किया है ताकि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने टेक्निकल इनपुट्स दें, जिससे हमें ये पता चल सके कि क्या क्या गलती हुई है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। 30 जून से इन्होंने अपनी स्टडी को चालू किया और 4 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है इस चीज पे सरकार की तरफ से कोई जानकारी पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। अब 30 जून से एक दिन पहले 29 जून को एक और बड़ी खबर निकल के आती है। सरकार पोलावरम प्रोजेक्ट के स्टेटस के ऊपर एक व्हाइट पेपर जारी करती है। अब इस व्हाइट पेपर में कुछ की पॉइंट्स क्या क्या हैं, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बेसिकली इस व्हाइट पेपर में जगन मोहन रेड्डी की सरकार के अंडर जो काम हुए, जो फैसले लिए गए, उसके ऊपर सारी डिटेल जानकारी हमारे सामने रखी गई। जैसे टीडीपी का कहना है कि पिछली सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 8,382 करोड़ रुपए मिले थे पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन जगन रेड्डी की सरकार ने सिर्फ 4,996 करोड़ रुपए ही खर्च किया और रिमेनिंग 3,385 करोड़ रुपए किसी और सरकारी प्रोजेक्ट में खर्च किए गए। जबकि 2014 से 2019 के बीच में सीबीएन की सरकार ने इस प्रोजेक्ट पे 11,762 करोड़ रुपए खर्च किए। एक सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में गलती कहां पे हुई। तो इस बात पे सीबीएन के द्वारा कहा गया कि जब पिछली सरकार ने पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हटाकर नए कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दिया तो वहीं से ये प्रोजेक्ट गलत डायरेक्शन में जाने लगा। सो ये सब समझने के बाद अब लास्ट में सवाल आता है कि अब क्या फ्यूचर कैसा होने वाला है इस प्रोजेक्ट का। वेल, जैसा कि मैंने कहा, ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। अगर आसान होता तो यूएस और कनाडा से एक्सपर्ट्स की टीम नहीं बुलाई जाती। लेकिन एक चीज है, अब शायद फंड का कोई इशू क्रिएट ना हो, क्योंकि स्टेट और सेंटर में दोनों ही सरकारें एक दूसरे के अलायंस पार्टनर है। अब देखने वाली बात होगी कि अब यूएस कनाडा की नई रिपोर्ट में क्या निकल के आया है। वेल, इतना तो तय है कि जो अभी डेडलाइन दी गई है 2026 की, मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी बन पाएगा। अगर सब कुछ सही जाता है तो भी 2027-28 से पहले ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।